हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार है कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर और आज लेके आ गया हूँ एक मजेदार सेशन। इस मजेदार सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आपके काव्य खंड का अंतिम कविता के बारे में। इस कविता शीर्षक का नाम है गांव का घर और इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है ज्ञानेंद्रपति, जो जिसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में यानी कि बीते हुए कल में उसको हम लोग पढ़ चुके थे बिल्कुल ही शानदार तरीके से। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कवि परिचय को। ठीक, तो जो भी भाई बहन अगर कवि परिचय को नहीं पढ़े हैं शानदार तरीके से जाइए कवि परिचय को पढ़िए और शानदार तरीके से लाभ उठाइए। ठीक दोस्तों, क्योंकि होता क्या है कि आपकी जो परीक्षा में पूछा जाता है जो क्वेश्चन वह कवि परिचय से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड होता है। ठीक, इसलिए आप लोगों को कवि परिचय को पढ़ना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि चैप्टर को पढ़ना, कविता को पढ़ना। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? तो चलिए इस अंतिम कविता को उसी ही धैर्य पूर्वक उसी ही शानदार तरीके से समाप्त करेंगे जो कि हम लोग पिछले क्लास में बहुत सारे चैप्टर को समाप्त करते हुए आ रहे हैं। ठीक दोस्तों, गद्य खंड हो गया, काव्य खंड हो गया, ठीक, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। ठीक दोस्तों, और आप लोगों को एक जानकारी अगर नहीं पता होगा आप लोगों को कि आप लोगों को जब इंट्रोडक्शन मिला था तब आपको बताया गया था कि आपको सिर्फ यहाँ पे किताब का ही नहीं यानी कि बुक का ही नहीं सिलेबस समाप्त किया जाएगा, इसके साथ साथ ग्रामर पर्सन यानी कि हिंदी व्याकरण भी आपका इस चैनल के जरिए आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग आज पढ़ते हैं इस गांव का घर, ये जो शीर्षक है इसको आज हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग कविता पर थोड़ा गौर फरमाइएगा और शीर्षक पे थोड़ा नजर दोहराइए। गांव का घर, यह जो कविता है यह जो है प्राचीन गांव से संबंधित है, यानी कि प्राचीन काल में हमारा गांव कैसा था और अब आधुनिक युग में यानी कि अब 2023 में अब हमारा गांव कैसा है। ठीक दोस्तों, इस तरह से माहौल बना दिया गया है कि आपको तो हैरत होगी यह बात सोच के कि पहले गांव कैसा था और अब कैसा है। ठीक दोस्तों, सिर्फ बने रहिएगा अंत तक, बहुत ही मजा आने वाला है इस कविता में। और एक एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो है दिल दहल जाएगा इस कविता को सुन के और आपको याद आ जाएगा पुराने दिन कि कहाँ गए वो बचपन के दिन, कहाँ गए वो पुराने दिन। ठीक दोस्तों, तो चलिए दिल थाम के बैठिएगा, मैं आपको बताने वाला हूं इस कविता के जरिए और आपका दिल तो दहलेगा ही, ये पक्का मैं बता सकता हूं। ठीक, चलिए कह रहा है यहाँ पे कविता स्टार्ट करते हैं, दिल थाम के बैठिएगा। कविता कह रहा है कि गांव के घर के अंतःपुर की वह चौखट टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का ये वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खास कर आना पड़ता था बुजुर्गों को, खड़काऊ खटकानी पड़ती थी खबरदार की। ठीक दोस्तों, अब चलिए इस पंक्ति का अर्थ को समझते हैं। नीचे में अर्थ दिया हुआ है जिस शानदार तरीके से हम लोग पिछले क्लास में यानी कि पिछले क्लास के कविता को पढ़ते हुए आ रहे हैं। करबक ले लीजिए, सूरदास के पढ़ लीजिए, उसके बाद ले लीजिए कबीरदास के, जिसके भी पद हम लोग पढ़े हैं, छप्पे पढ़े हैं, नावादास के। ठीक, जिस तरीके से एक एक चीज का अर्थ लिखा हुआ है कविता, उसके नीचे में अर्थ दिया हुआ है, उसी शानदार तरीके से इस कविता का भी अर्थ नीचे में दिया हुआ है। हालांकि यह कविता थोड़ा बड़ा है लेकिन घबराना नहीं है, उसी शानदार तरीके से एक एक चीज को डील करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए आपको बता दें यहाँ पर जो अभी हम कुछ पंक्ति पढ़ चुके हैं इस कविता का उसका आपको अर्थ बताने की कोशिश करते हैं, आप लोग समझिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे में जो है अर्थ दिया हुआ है उसमें हम लोग समझ लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक, चलिए गांव के घर में अभी उस प्राचीन जमाने की बात हो रही है कि उस गांव के उस घर में जहां अंतःपुर की चौखट मतलब वह चौखट से वह दूरी, अंतःपुर की मतलब वह दूरी जहां पे महिला अवस्थित रहती है अपना क्या करते हुए आवरण युक्त हुए। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए गांव के उस घर जहां पे महिला रहती है, ठीक यहाँ तक तो समझ गए। आगे देखते हैं कि टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का ये है वह। ठीक, टिकुली साटने के लिए, टिकुली का मतलब आप लोग समझते हैं? जी हाँ, बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोग समझते हैं और जानते भी हैं। टिकुली का मतलब होता है कि बड़ी बिंदी, ठीक ना, जो महिला अपने सर पे यानी कि अपने कपाल पे जो लगाती है, ठीक ना, उसको बोलते हैं टिकुली। ठीक, और प्राचीन जमाने में क्या होती थी कि उस टिकुली को लगाने के लिए माथा पे सहजन के पेड़, आप लोग समझ रहे हैं सहजन का पेड़, ठीक समझ रहे हैं, कुछ दिन पहले यानी कि गर्मी के दिन में
जो था, आप लोग सहजन खाए होंगे भर भर के, ठीक। अभी तो बरसात का मौसम आ गया, ठीक ना। तो चलिए, उस सहजन के पेड़ से जो गोंद नहीं निकलता है, गोंद टाइप का, लस्सा टाइप का, जिससे हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं लस्सा, ठीक, वह निकलता है। उसका प्रयोग जो है महिला लोग क्या क्या करने के लिए करती थी कि उस टिकली को अपने माथे पे सटाने के लिए करती थी, ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहां तक। चलिए आगे कह रहा है कि वह सीमा, अब कौन सा सीमा भाई, चलिए, वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खास कर आना पड़ता था, बुजुर्गों को खड़काऊ खटकानी पड़ती थी खबरदार की। देख दोस्तों, उस सीमा को पार करने से पहले जहां पर महिलाएं अंदर बैठी रहती थी, उसको एकदम बुजुर्गों के द्वारा भी वहां पे क्या किया जाता था कि भीतर आने से पहले उसको भी खास कराना पड़ता था बुजुर्गों को, ठीक दोस्तों, खड़काऊ खटकानी पड़ती थी खबरदार की, ठीक, समझ गए यहां तक। चलिए आगे बढ़ाते हैं कविता को, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। और कह रहा है कि और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था, एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था, किसी को बगैर नाम लिए हुई, किसी को बगैर नाम लिए, ठीक दोस्तों, खड़काऊ खटकानी पड़ती थी खबरदार की, ठीक। और प्रायः तो अगर वहां अंदर महिला बैठी हुई है तो ऐसा होता था कि बुजुर्ग लोग को बाहर ही रुकना पड़ता था, ठीक, कि जब तक वह अपना सतर्क नहीं हो जाए, सावधान नहीं हो जाए महिला घर की, ठीक, समझ गए आप लोग। और प्रायः तो उनके वहां पर रुकना ही पड़ता था, एक दृश्य पर्दे के पार उसको पुकारना पड़ता था, एक अदृश्य पर्दे के पार, ठीक, अदृश्य मतलब जिसके आर पर देखा ना जा सके उसको अदृश्य कहते हैं, अदृश्य पर्दे के पार पुकारना पड़ता था, कौन है अंदर, ठीक, ऐसे करके, ठीक ना, किसी का बगैर नाम लियो, कौन है बताइए, कौन है, फलना उसका भसका, ऐसे ही करके नाम पुकारना पड़ता था। यह जो है पहले की जमाने की बात है, ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए हम लोग प्राचीन जमाने की भी बात कर रहे हैं, तो उसी के जमाने में भी हम लोग ढल चुके हैं, तो उसी के मुताबिक हमको भी पढ़ना है और एक एक चीज का अर्थ को समझना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी, सारे काम सहज शंख के चिन्ह की तरह, गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर दूध डूबे उंगली के छापे, उठोना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाला दादा के हमारे बचपन के लाभ पर, हमारे बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक महीने के अंत में गिने जाते थे एक एक कर, ठीक दोस्तों। आइए समझते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि किसी तर्जनी के नोक धारण, जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी, तर्जनी उंगली नहीं होती है, उसकी तरह नोक धारण कर किए रहती थी महिला, और उसी तर्जनी की तरह बिल्कुल ही सहज ढंग से काम करते रहती थी, अपना काम एकदम बिना किसी को बुलाए एकदम शानदार तरीके से अपने काम को जो है तुरंत निपटा दी, फिर अपना काम करने में लग गई जो उसका काम है, फिर आराम भी कर लेती थी कभी कभी, ठीक। उसी संघ के चिन्ह की तरह गांव के घर की यह कहानी है पहले की जमाने की, प्राचीन काल की। अब उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर दूध डूबे उंगली के छापे, मतलब उस गेरू लिपि भीत पर वहां पे दूध का ही उंगली पर टीका लगवाया जाता था, जहां पे दीवार उसका घर नहीं था, उस वहां पर उसको मतलब जो है कुछ चिन्ह टाइप से, ऐसे टीका टाइप से उसको लगा दिया जाता था कि नहीं आज इतना दूध दिए, कल इतना दूध दिए, ठीक, एक एक बिंदी, और महीने के अंत में जो है उसको गिन गिन कर उसी से उसका हिसाब किया जाता था, ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको इस कविता का जो भी अर्थ समझाया आप लोग शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो चलिए हम लोग फिर से अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि इस कविता में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अर्थ को समझते हैं आप लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये जो कविता है प्रस्तुत पाठ ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित कविता संग्रह संशय आत्मा से ली गई है। यह कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो संशय आत्मा से ली गई है, ठीक दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें प्राचीन गांव की विशेषता को बतलाया गया है। इस कविता में प्राचीन गांव की विशेषता को बतलाया गया है, और यहाँ पे कवि कहते हैं कि गांव के घर में महिलाएं अपनी टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ की गोंद की उपयोग करती है। किसकी उपयोग करती है? सहजन, टिकुली साटने के लिए सहजन की पेड़ की छुराई गोंद का वह ये है, ठीक। यह जो कविता का लाइन है, और यहाँ पे कहा गया है कि कवि कहते हैं कि गांव के घर में जो महिलाएं हैं वह अपनी टिकुली साटने के लिए सहजन की पेड़ की गोंद का उपयोग करती थी।
जिस घर में महिलाएं रहती है वहां बुजुर्ग लोग खास कर आते थे, वहां बुजुर्ग लोग वह खास कर आते थे तथा महिलाओं को अपनी खड़काओं की आवाज से खबरदार करते थे तथा चौखट के बाहर ही उन लोगों को रुकना पड़ता था। पर्दे के पीछे से ही महिलाओं को पुकारना पड़ता था, किसी को बगैर नाम लिए पुकारना पड़ता था। कौन है जी? हाँ जी, सुनिए जी, कौन है जी? इस तरीके से महिला पुकारती है, अब भी पुकारती है गांव घर में। ठीक दोस्तों, अगर आप लोग अपने मम्मी को देखे होंगे, ठीक, अपने चाची को देखे होंगे, बुआ को देखे होंगे, फूफा को देखे होंगे, फुआ को देखे होंगे, ठीक, तो ऐसा आपको प्रतीत होता है घर में। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि शंख की चिन्ह की तरह तर्जनी उंगली के इशारे पर महिलाएं घर की सारे काम बहुत आसानी से करनी पड़ती थी। महिला को उस जमाने में जो है तर्जनी उंगली के इशारे पर महिलाओं को घर की जो सारे काम जो है बिल्कुल ही आसानी से करनी पड़ती थी। ठीक, गांव की घर की चौखट के बगल की दीवार लाल रंग की खड़िया मिट्टी से लिपी हुई है उस जमाने में। ठीक दोस्तों, किस जमाने? उस जमाने की भी बात हो रही है जहां पे जो है दीवार क्या क्या है, लाल रंग की खड़िया मिट्टी से, यानी कि खड़ी मिट्टी नहीं होती है, उस मिट्टी से वह दीवार लिपी हुई है। लेकिन उस पर होता क्या है कि उस पर दूध में डूबे उंगली के छापे बनाए जाते थे। एक उंगली डुबाया, उसने छाप लगा दिया कि आज दूध लिया, फिर कल आएगा, फिर उस पर छाप लगा दिया। ठीक दोस्तों, इस तरीके से जो ग्वाला आता था उनके यहाँ, उसको प्रत्येक दिन दूध देता था और वहां जो क्या करता था, दूध से उंगली डुबा के उसमें टीका लगा देता था। ठीक दोस्तों, छाप बना देता था उस दीवार पर। ठीक, ये छाप उस ग्वाल दादा के हैं जो हमारे बचपन में प्रतिदिन दूध लाया करते थे। यह छाप उस ग्वाला दादा के हैं जो प्रतिदिन हमारे यहाँ दूध लाया करते थे। ठीक दोस्तों, ये चिन्ह हमारे बचपन के मस्तक पर दुग्ध तिलक के होते थे और उन चिन्हों को महीने के अंत गिने जाते थे और उस चिन्ह को महीना के अंत में जैसे ही 1 तारीख हुआ वह गिनना स्टार्ट कर देता था कि महीना में कितना दिन यह दूध लिया। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? चलिए, अर्थात कवि के कहने का अर्थ है कि दूध का हिसाब उन चिन्हों से ही किया जाता था। ठीक दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, कुछ क्षण पहले हम लोग जो है पंक्ति के साथ साथ अर्थ को भी समझने की कोशिश किए हैं। ठीक, तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को शानदार तरीके से इस कविता का अर्थ को समझ में आ गया होगा। चलिए, अभी तो हम लोग प्राचीन काल की जो है कविता के बारे में चर्चा किए थे कि गांव का घर पहले कैसा था और अब कैसा होने वाला है। यह बात देख के आपको बिल्कुल ही हैरानी होगी और आप आश्चर्यचकित भी हो सकते हैं, इसलिए दिल थाम के बैठिएगा, शायद आपका दिल भी दहल जाए। अभी देखिए पहले के जमाने में क्या था और अब के जमाने में क्या है। ठीक दोस्तों, तो चलिए पढ़ते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि गांव का वह घर, पहले जो घर था कि गांव के घर का वह आंगन, अब गांव का वह घर। सीधे देखिए कहां से कहां बदल गया। ठीक दोस्तों, गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। वह जो गांव का घर है वह अपना गांव अभी भी वह जो है खो चुका है अपना गांव। ठीक दोस्तों, क्या हुआ है? अपना गांव प्राचीन जो है ग्रामीण सभ्यता को खो देने वाली वह गांव जो है संस्कृति को खो चुका है। ठीक दोस्तों, कह रहा है कि पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। ठीक दोस्तों, यानी कि पंचायती राज्य में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, अर्थात पंचायती राज में पंच परमेश्वर अब खो चुके हैं। पंचायती राज्य में कौन खो चुके हैं? पंच परमेश्वर अब खो चुके हैं, अर्थात सब लोग पंचों की फैसलों को नहीं मान रहे हैं। सभी लोग, कोई भी जितना भी लोग है, कोई भी अब पंचों की जो है जो पंचों की फैसलों को कोई नहीं मान रहे हैं, जो कि प्राचीन काल में बिना पंचायती के कुछ होता ही नहीं था। यहाँ पे सीधा देखिए, सीधा ही उल्टा असर पड़ रहा है, जो कि पहले बिना पंचायती के कुछ होता ही नहीं था, लेकिन अब उस पंचायत की जो उस पंच की जो फैसला है कोई नहीं मान रहा है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? ठीक, और कोई नहीं मान रहा है तो उस पंचायती राज में पंच परमेश्वर की परंपरा समाप्त हो चुकी है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहां तक? चलिए आगे कह रहा है कि
कि बिजली बत्ती अब आ गई है, लेकिन बहुत कम समय तक वह बिजली बत्ती रहती है। क्या करती है कि वह जो बिजली बत्ती रहती है, वह बिजली बत्ती बहुत ही कम समय तक रहती है। आप लोग की जब गांव घर में देखे होंगे कि बारिश, अब बारिश का समय हुआ, बारिश अब आया नहीं, देखिएगा रात रात भर क्या होता है कि बिजली कटी हुई रहती है। ठीक दोस्तों, आपके जरूरत के समय पे आपको बिजली नहीं मिल पाएगा, ऐसा होता था। लेकिन पहले के जमाने में लालटेन था, ठीक, अब भी है लालटेन, लेकिन क्या होता है कि लालटेन जो है अभी अलमारी पे सजा कर रख दिया है। अभी जो है लाइट बत्ती आ गई है, बिजली बत्ती आ गई है, उसी से काम चलाते हैं। पहले की अपेक्षा अब ज्यादा अंधेरा होकर रहता है हमारा गांव घर। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब के बिटुआ के दहेज में टीवी भी मिलती है। लालटेन है अब भी, दिन भर आलों में कैलेंडर से ढकी, रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती, अंधेरे में छोड़ दिए जाने की भाव से भरती, जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं बहुत दूर। ठीक दोस्तों, आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे अब दहेज प्रथा की यहाँ पे थोड़ा बात आ गई है, तो चलिए दहेज प्रथा के ऊपर हम कुछ बात कहते हैं, आप लोग थोड़ा गौर फरमाइएगा। देखिए कि अब की बेटवा के शादी में उसको दहेज मिलता था। पहले दहेज वही एक मांग चांग एक घड़ी और एक साइकिल, यह बहुत ज्यादा हो गया। ठीक दोस्तों, क्या मिलता था पहले? एक घड़ी और एक साइकिल। लेकिन अब बेटे के दहेज में टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, जितना सारा चीज होता है सब चीज दिया जाता है। देखिए अभी यह दहेज प्रथा कहां से कहां तक इंसान को खोखला करते हुए जा रही है। ठीक दोस्तों, अब यहां तक आप लोग समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लालटेन है, अब भी लालटेन तो है, लेकिन उसको दिन भर आलों के कैलेंडर से ढकी हुई रहती है। उसको दिन भर जो है कैलेंडर से उसको ढक के रखा हुआ है, कहीं पे घर के कोने में, अलमारी में, दराज में, कहीं पर भी उसको जो है ढकेल के रख दिया गया है, उसको ढक के रख दिया गया है। लेकिन रात के उजियारे से अधिक अंधेरा उगलती है, यह आज का गांव का घर क्या करती है कि पहले लालटेन जलती थी तो इतना उसको जो है प्रभावित नहीं होता था कि लाइट मतलब जो है अंधेरा इतना है, उसको सूझ ही जाता था कुछ ना कुछ। लेकिन अभी जो यह लाइट आई है गांव घर में, कुछ ही क्षण रहती है फिर जो है चली जाती है। उससे यह प्रतीत होता है कि गांव घर अभी बहुत ही अंधकार उगल रही है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए आगे करा कि अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती, यानी कि अंधेरा जो है अब बहुत ही ज्यादा छाने लगा है गांव घर में। क्यों छाने लगा है भाई? क्योंकि यह जो बत्ती आई है, बिजली बत्ती आई है, यह बहुत ही कम समय रहती है और ज्यादातर गायब ही रहती है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए आगे करा कि जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा कहीं दूर पे बज रहा है, पट भिड़काए की आवाज भी नहीं आती, यहाँ तक न आवाज की रोशनी आती है, न रोशनी की आवाज ही यहाँ पे आती है। ठीक दोस्तों, यह जो ऑर्केस्ट्रा दूर पे बज रहा है, इसका क्या मतलब? वही जब बिजली बत्ती जब रहेगी तभी ऑर्केस्ट्रा बजेगी। मान लीजिए बज रहा है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, बज रहा है तो उसका तो आवाज भी मेरे घर तक आना चाहिए, उसकी रोशनी तो मेरे घर तक आना चाहिए। ना उसकी आवाज ही आती है, ना उसकी रोशनी, ना उसकी आवाज की ही रोशनी आती है, ना रोशनी की आवाज ही आती है, कुछ भी नहीं आती है। देखिए कहां से कहां बदल गया यह जमाना आजकल। ठीक, पहले जब सांझ ढले ही आदमी सो जाया करते थे। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? चलिए कविता है, थॉमस एडिसन जो है बल्ब की खोज किए थे जब, तब से यह परंपरा चलते ही आ रही है कि अंधेरा बहुत ज्यादा हो रहा है, रोशनी बहुत कम मिल रही है गांव के घर को। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि होरी चैती बिरहा अल्लाह गंगे लोकगीत की जन्मभूमि में भटकाता है एक शोक गीत अनगाया अनुसान। ठीक, चलिए होरी चैती क्या करा कि होरी चैती जो है गांव में पुराने लोकगीत जो होता है, होरी चैती, अभी चैती का जो छठ आता है उसमें सब मिलके जो है गान भजन सब गाते हैं, छठ गीत गाते हैं। जैसे होली आएगी, होली का गीत सब मिलके गाते थे पहले, लेकिन अब यह जो लोकगीत होता था ऐसा अब नहीं हो रहा है। ऐसा सिर्फ जो है दूरदर्शन में
या फिर जो है किसी संगणक यंत्र में इसकी जो प्रयोग हो रहा है अभी बहुत ही शानदार तरीके से, डीजे बज रहा है, बहुत सारी वगैरह वगैरह सब चीज, बहुत ही लाउड स्पीकर बज रहा है, उस पे गाना बजा दिया जा रहा है। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि ये लोकगीत जो है, अब पहले लोकगीत गाया जाता था, अब शोक गीत गाया जाता है। ठीक दोस्तों, आइए कविता को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि आकाश और अंधेरे को काटते 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बुलवा तो कब का मर चुका है। पहले के जमाने में क्या होता था कि आकाश और अंधेरा को काटने के लिए क्या होता था कि 10 कोस दूर से आने वाला जो सर्कस होता था, उसका जो प्रकाश होता था गांव को, पूरा घर को चकाचौंध कर देता था, एकदम रोशनी से पूरा भरपूर कर देता था। अब उसका बुलावा तो कब का ही मर चुका है, वह सर्कस भी अब नहीं आ रहा है। देखिए जमाना कहां से कहां पहुंच गया है। यह जमाना है एकदम से घटिया जमाना है यह, ठीक। कि जैसे गिर गया है गजदंतों को गवाकर कोई हाथी, रेत गए उन दांतों की जरा सी धवल धूप पर, और झीज रहे हैं जंगल में, और लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं, बस और कुछ नहीं, सिर्फ शहर में ही बुलाते हैं सब चीज को। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहां तक। चलिए, कह रहा है कि ऐसा हो गया है जैसे हाथी अपने दांतों को गवाकर कहीं गिर गया है। हाथी अपने दांतों को क्या किया है, कहीं गवा दिया है और वह कहीं पर गिर गया है। उनके दांतों को रेतने से निकलती जो सफेद धूल, दांत के जो अवशेष होते हैं, वह पूरे जंगल में नष्ट हो रहे हैं। जंगल को नष्ट करने वाले लोग शहर की ओर सबको बुला रहे हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि अदालतों और अस्पतालों की फैले सी रूंधते गंधाते अमित्र परिसर की जिन बुलाओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। ठीक दोस्तों, क्या करती है, उसका रीढ़ झुरझुराती है। यानी कि अदालतों और अस्पतालों का जो वातावरण है बिल्कुल ही बदल चुका है यहाँ पर, जिनके बारे में सोच सोचकर गांव के घरों की परंपरा क्या हुआ है, झुरझार रही है, एकदम झरझर हो गई है, कुछ भी नहीं रहा है। अब यही बात सोच सोच के इस कविता में कवि ने गांव की परंपरा के बारे में बताया है, जैसे शहर हमारी परंपरा को नष्ट कर रहे हैं, किस तरह से ये जो शहर है हमारी गांव के परंपरा को नष्ट करते हुए जा रही है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, किसी भी भाई बहन को अगर इस कविता के अर्थ को समझ में नहीं आया तो दिक्कत नहीं लेना है, किसी को घबराना नहीं है, यहाँ पे शानदार तरीके से अर्थ भी दिया हुआ है। चलिए हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, दिल थाम के बैठिएगा। कह रहा है कि प्रस्तुत पाठ में कवि ने ग्रामीण सभ्यता को खो देने से दुखी होकर गांव की संस्कृति की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। वह प्राचीन गांव की परंपरा आधुनिक गांव से करते हैं। वह कहते हैं कि हम लोगों के जमाने का गांव अब अपना गांव खो चुका है। हम लोगों का जो गांव है, जो प्राचीन गांव था, वह अपना रंग रूप ढांचा, अपना अस्तित्व खो बैठा है। पंचायती राज में पंच परमेश्वर अब खो चुके हैं, अर्थात अब लोग पंचों की फैसलों को नहीं मान रहे हैं। यानी पंचायती राज में पंच परमेश्वर की परंपरा समाप्त हो गई है। गांव में अब बिजली बत्ती आ गई है, लेकिन इसके आने से क्या हुआ, लेकिन वह अब बहुत कम समय तक ही रहती है। अब बेटों के दहेज में टीवी भी मिल रहा है, एसी भी मिल रहा है, कूलर भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। घर में लालटेन भी है, लेकिन वह दिन भर कहीं अलमीरा के कोनों में कैलेंडरों से ढकी रहती है। रात अब उजाले से अधिक अंधेरा रहती है, अधिकतर समय अंधेरा ही रहता है, जबकि घर से बहुत दूर चकाचौंध रोशनी में कहीं ऑर्केस्ट्रा बजता है। उसका ना आवाज आती है और ना ही उसका रोशनी पहुंच पाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए, अब कह रहा है कि अब गांवों में पुराने लोकगीत, होरी, चैती, बिरहा और अल्लाह भी कहीं नहीं गाया जाता है। गांव लोकगीतों की जन्मभूमि होती थी पहले, लेकिन यहाँ के लोकगीत खत्म हो गए हैं। लोकगीतों की जगह पर
अनगाया अनसुना शोक गीत अंधेरे में कहीं बजता है। देखते नहीं है आप लोग आजकल की बहुत ही ज्यादा अश्लीलता भरा हुआ गाना जो है, बहुत ज्यादा गाना, पहले लोक गीत गाया जाता था, अब शोक गीत गाया जाता है। ठीक दोस्तों, पूरा अश्लीलता भरा हुआ गाना अभी चल रहा है मार्केट में। ठीक, 10 कोस दूर से शहर से सर्कस का प्रकाश लोगों को सर्कस दिखाने के लिए आता था, जिस प्रकाश की परंपरा अब समाप्त हो गई है। ऐसा हो गया है कि जैसे हाथी अपने दांतों को गवाकर कहीं गिर गया है, उनके दांतों को रेतने से निकालती जो सफेद धूल, दांत के अवशेष, सफेद धूल मतलब वो दांत को जो काटता है ना आरी ब्लेड से, वह जो उसके दांत से निकलता है सफेद धूल, यानी कि उस दांत के अवशेष वह पूरे जंगल को नष्ट हो रहे हैं, पूरे जंगल में वह समाप्त हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। जंगल को नष्ट करने वाले लोग शहर की ओर बुला रहे हैं। शहर सिर्फ घोषणा करने के लिए बुलाते हैं, शहर सिर्फ क्या करते हैं, घोषणा करने के लिए बुला रहे हैं, और जंगल को नष्ट करने वाले लोग शहरों की ओर बुला रहे हैं। ठीक दोस्तों, यहां तक तो समझ गए। और अंतिम पंक्ति में कहा गया है कि अदालतों और अस्पतालों का वातावरण भी बिल्कुल बदल चुका है, जिनके बारे में सोच सोच कर गांव की घरों की परंपरा झुरझुरा रही है। इस कविता में कवि ने गांवों की परंपरा के बारे में बताए हैं कि कैसे शहर हमारी परंपरा को नष्ट कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को शानदार तरीके से इस कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कविता को फिर से आपको पढ़ के सुना दूं एक बार, तो चलिए मैं आपको इस कविता को एक बार फिर से पढ़ के सुना देता हूं। आप लोग जरा गौर फरमाइएगा कविता पे, और बुक है तो बुक को पास में लेके बैठिएगा। ठीक दोस्तों, चलिए मैं सिर्फ कविता पढ़ूंगा। अब की बार मैं इसका जो है क्या क्या नहीं करूंगा, इसका अर्थ को बताने की कोशिश नहीं करूंगा, सिर्फ कविता को पढ़ूंगा। थोड़ा गौर फरमाइएगा। कविता है कि गांव के घर के अंतःपुर की वह चौखट, टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह, वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खास कर आना पड़ता था। बुजुर्गों को खड़काऊ खटकानी पड़ती थी खबरदार की, और पराया तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था। एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था किसी को बगैर नाम लिए, जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी महिलाएं। सारे काम सहज शंख के चिन्ह की तरह गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भित पर दूध डूबे उंगली अंगूठे के छापे, उठोना दूध वाले बूढ़े ग्वाला दादा के हमारे बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक महीने के अंत में गिने जाते एक एक कर। गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है, पंचायत राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर। बिजली बत्ती आ गई कब की बनी, रहने से अधिक गई रहने वाले। अब के बिटुआ के दहेज में टीवी भी लालटेन है, अब भी दिन भर आलोक में कैलेंडरों से ढकी रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती, जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। कहीं बहुत दूर पट भिड़काए की आवाज भी कहीं आती, यहाँ तक न आवाज की रोशनी न रोशनी की आवाज। थोड़ी चित बिरहा अल्लाह मांगे लोक गीतों की जन्मभूमि में भटकाता है एक शोक गीत, अनगाया अनसुना आकाश के अंधेरे को काटते 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश। बुलवा तो कब का मर चुका है कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गवाकर कोई हाथी, रेत उन दांतों की जरा सी धवल धूल पर छीज रहे जंगल में। उसके बाद है लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं, बस अदालतों और अस्पतालों के फैले भी रूंधते गंधाते अमित्र परिसर। जिन
कि जिन बुलावों से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। ठीक दोस्तों, इसका अर्थ इस कविता के अंत में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए शानदार तरीके से अर्थ दिया हुआ है, यहाँ पर भी शानदार तरीके से अर्थ दिया हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को शानदार तरीके से मेरे द्वारा बताया गया अर्थ समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के इस अंतिम क्लास को बिल्कुल ही शानदार तरीके से हम लोग समाप्त कर चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब इसका अंतिम पड़ाव क्या बचा है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, तो मैं कल इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए आप लोग अगर यहां तक वीडियो को देख चुके हैं, इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए जाके अवश्य से अवश्य पीडीएफ को शानदार तरीके से डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई को जो है जारी रखिए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे।